नमस्कार। एक चर के द्विघात समीकरण की पहली कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस चैप्टर को समझेंगे और उसके बाद इससे रिलेटेड प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्नों को हल करने से पहले मैं इसके कॉन्सेप्ट पे थोड़ा सा जाना चाहूंगी कि चैप्टर आपका नाम आपका दिया है एक चर का द्विघात समीकरण। इसके जस्ट पहले जो हमने चैप्टर किया था सेकेंड नंबर के चैप्टर को कि दो चरों का रैखिक समीकरण, वहां दो चर थे, यहाँ एक चर है। वहां रैखिक समीकरण था, यहाँ द्विघात समीकरण है। कैसे कैसे आप अंतर को समझेंगे कि वहां एक रैखिक समीकरण का मतलब होता था एक्स या वाई जो भी चर थी उसकी अधिकतम घात जो है, अधिकतम न्यूनतम घात जो थी वो एक थी, तो वो आपका दो चरों का रैखिक समीकरण था। यहाँ पे क्या है, केवल एक चर है। केवल एक चर का अर्थ क्या है, या तो एक्स या तो वाई या तो जेड या फिर कोई अन्य संकेत जिसे हम चर के रूप में प्रयोग कर रहे हैं वो आपका हो सकता है। द्विघात समीकरण का मतलब क्या होगा कि जो भी चर होगा, चाहे एक्स हो, चाहे वाई हो, चाहे जेड हो, उनकी अधिकतम घात आपकी होनी चाहिए दो। मतलब एक ऐसा समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात दो हो। और क्या कंडीशन है, तो और जो मुख्य कंडीशन है उसके लिए मैं थोड़ा सा बहुपद पे वापस जाऊंगी। मैं लिख रही हूँ बहुपद का ए एक्स का वर्ग धन बी एक्स धन सी। अगर ये आपको कुछ याद आता होगा तो ये मानक रूप है किसका, द्विघातीय बहुपद का। द्विघातीय बहुपद का मानक रूप क्यों, क्योंकि इसमें चर की अधिकतम घात आपके पास दो है और चर की सारी घातें क्या है, पूर्णांक संख्या है, धनात्मक पूर्णांक संख्या। इसीलिए और जहाँ पे ए बी और सी आपके पास क्या होती थी, वास्तविक संख्या होती थी। और एक और महत्वपूर्ण कंडीशन होता था कि ए का मान शून्य के बराबर नहीं हो सकता। ए का मान शून्य के बराबर क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे ही ए का मान शून्य हो जाएगा तो ये एक्स का वर्ग मतलब घात दो वाला पद शून्य हो जाएगा, और अगर घात दो वाला पद ही शून्य हो गया तो ये द्विघातीय नहीं रह पाएगा। इसलिए कंडीशन क्या थी कि एक्स का वर्ग धन बी एक्स धन सी द्विघातीय बहुपद का मानक रूप है, जहाँ पे ए बी सी वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करती हैं और ए का मान कभी भी शून्य नहीं हो सकता। तो द्विघातीय बहुपद को मैंने द्विघातीय समीकरण में क्यों लिया है, क्योंकि जब इसी द्विघातीय बहुपद ए एक्स का वर्ग धन बी एक्स धन सी बराबर में मैं 0 लिख देती हूँ तो जो समीकरण मुझे प्राप्त होता है उसे कहा जाता है एक चर का द्विघातीय समीकरण, या शॉर्ट एंड स्वीट में मैं एक शब्द का इस्तेमाल कर सकती हूँ, वो है वर्ग समीकरण, जिसे अंग्रेजी में बोला जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ए एक्स का वर्ग धन बी एक्स धन सी इक्वल्स टू 0। मतलब जब द्विघातीय बहुपद के पूरे मान को मैं शून्य के बराबर कर दूं तो जो समीकरण मुझे प्राप्त होता है वो समीकरण मेरा कहलाता है द्विघातीय समीकरण, या इसे मैं कह सकती हूँ वर्ग समीकरण। मैंने एक्स के रूप में लिखा है, इसलिए आप बिल्कुल डाउट में मत आइएगा। मैं इसको चाहूँ तो इस प्रकार से भी लिख सकती थी, ए वाई का वर्ग धन बी वाई धन सी बराबर 0। ये भी एक द्विघातीय समीकरण है, बस फर्क इसमें और इसमें ये है कि ये चर एक्स वाला है, ये चर वाई वाला। इसी प्रकार जेड के रूप में लिखना चाहती तो ए जेड का स्क्वायर धन बी जेड धन सी बराबर 0, जहाँ पे ए बी सी वास्तविक संख्या है और कंडीशन ये है कि ए का मान कभी भी शून्य नहीं होगा। तो ये हमारा कहलाता है एक चर का द्विघातीय समीकरण या फिर वर्ग समीकरण। एक और महत्वपूर्ण बात, वहां पे हम शून्य का जिक्र करते थे, यहाँ पे शून्य की जगह पे मूल का जिक्र करेंगे। वहां पे भी द्विघातीय बहुपद में 2 शून्यक होते थे, त्रिघातीय बहुपद में 3 शून्यक, रैखिक बहुपद में 1 शून्यक। उसी प्रकार तो जो आपके पास वर्ग समीकरण है, द्विघातीय बहुपद होगा 2 शून्यक, तो वर्ग समीकरण में दो मूल प्राप्त होते हैं। तो आप शून्यक और मूल में अगर अभी अंतर समझना चाहेंगे तो आपको दिमाग में ये चीज रख के चलनी है कि जब मैं बहुपद के संदर्भ में बात करूंगी तो वो शून्यक होगा, और वही चीज जब मैं समीकरण के संदर्भ में करूंगी तो मूल होगा। अगर परिभाषा जो कि आवश्यक तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप जानना चाहते हो तो शून्यक क्या होता है, किसी भी बहुपद के लिए चर का वह मान जो उस पूरे बहुपद के मान को शून्य कर देता है वो उसका शून्य कहलाता है। तो मूल क्या होता है, मूल किसी भी समीकरण में चर का वह मान होता है जिसके लिए समीकरण संतुष्ट होता है। मतलब समीकरण का बायां पक्ष और समीकरण का दायां पक्ष आपस में बराबर होता है, वो आपका मूल कहलाता है। बाकी नंबर ऑफ जीरोस या नंबर ऑफ जो रूट्स है, मतलब शून्यकों की संख्या और मूलों की संख्या। द्विघातीय समीकरण है तो 2 शून्यक, द्विघातीय बहुपद है तो 2 शून्यक होते थे। उसी प्रकार द्विघातीय समीकरण है तो आपके पास 2 मूल होंगे। 2 मूल मतलब जब हम उस समीकरण को हल करेंगे, मतलब इसे हम हल करेंगे तो y के हमें 2 मान मिलेंगे, इसे हल करेंगे तो z के हमें 2 मान मिलेंगे, और इसे हल करेंगे तो हमें x के 2 मान मिलेंगे। चलिए अब समीकरण का हल। समीकरण का हल का क्या तात्पर्य है
कि समीकरण को हल करके जो भी अज्ञात राशि अर्थात चर उसमें है उस चर का मान निकालना। तो मैंने जो बोला कि यहाँ पे 2 मूल है, तो मतलब वो जो मूल प्राप्त होंगे x के, जो हमें मान प्राप्त होंगे किसी x के समीकरण के लिए, वो समीकरण का हल है। मतलब x का जो मान होगा वही समीकरण का हल। मतलब अगर समीकरण को हल करने बोला तो हमें उसके 2 मूल को निकालना है। अब मूल निकालने की जो विधियां हैं, अगर आप देखोगे तो सबसे पहला होता है मध्य पद को तोड़कर, इसी को आप बोल सकते हो जो कि हमने बहुपद में मध्य पद को तोड़कर गुणनखंडन विधि किया था, वो आपका आएगा। दूसरा आपका होता है सूत्र विधि। सूत्र विधि का अर्थ है, गणित में बहुत, भारत के ही एक बहुत पुराने गणितज्ञ थे श्रीधराचार्य, उन्होंने ही एक सूत्र दिया हुआ है वर्ग समीकरण को हल करने का। तो सूत्र विधि में हम इस्तेमाल करेंगे श्रीधराचार्य सूत्र का। क्या होगा सूत्र, हम क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तब बताऊंगी। और तीसरा आपका होता है पूर्ण वर्ग विधि। वर्ग समीकरण में समीकरण को हल करने के लिए, उसके मूल को निकालने के लिए हम निम्न 3 विधियों का प्रयोग करेंगे, जिनमें से एक विधि मध्य पद को तोड़कर आप गुणनखंड निकालना, वो आप लोगों ने बहुपद चैप्टर में किया है। चलिए अब हम क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन हमारा पहला है, x का वर्ग धन 5x धन 6 बराबर 0। सबसे पहला काम हमेशा वर्ग समीकरण में आपको करना है कि दिए गए समीकरण की तुलना मानक समीकरण ax का वर्ग धन bx धन c बराबर 0। अगर ये y का होता तो मैं लिखती ay का वर्ग धन by धन c बराबर 0 से करने पर। तुलना क्यों किया, ताकि a का मान, b का मान और c का मान निकाल सकते। a का मान 1, b का मान 5 और अचर पद जो है आपके पास c जो है वो कितना है 6। तो a b c का मान जैसे ही आपको प्राप्त होता है तब a गुणित c। ये मैं इतनी जल्दी जल्दी क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मैंने बहुपद में किया है, तो आई होप आपको ये आता है। अगर डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। a गुणित c मतलब 1 गुणित 6, 6 कम 6। अब b का मान है 5। मध्य पद कौन सा है 5। तो मध्य पद को ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पे 5 ही रहे, लेकिन गुणा करने पे कितना है 6 है। तो भैया 6 को तोड़ के देख लो, 2 3 6, 3 कम 3, तो 3 और 2 5, 3 दूनी 6। मतलब आप सीधा क्या कर सकते हो, 3 और 2 के दाम में तोड़ सकते हो। तो x का वर्ग 5 को मैं लिख सकती हूँ 2 धन 3, x धन 6 बराबर 0। अब आप एलिब्रेट कर दो, x कोष्टक खोलेंगे तो 2x धन 3x धन 6 बराबर 0। अब 4 पद हो गए, तो 2 पद को लीजिए। इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो उभयनिष्ठ निकाल लीजिए। यहाँ एक ही x बचा, क्योंकि x से घात 2 था, एक x बाहर निकल गया, धन 2। यहाँ पे 3x है, ये 6 का गुणक 3 होता है, तो 3 उभयनिष्ठ निकाल सकते हैं, x धन 2। मैंने बहुपद के समय में भी कहा था कि जब इस प्रकार से उभयनिष्ठ निकालने के बाद जो कोष्टक आता है, अगर वो दोनों कोष्टक समान है मतलब हम सही हल की ओर आगे जा रहे हैं, और नहीं है मतलब हमारा हल कहीं पे रॉन्ग है। चलिए अब यहाँ पे x धन 2 पूरा बाहर निकाल लीजिए, तो क्या बचा x धन 3 बराबर 0 बराबर 0। अब 2 पद का मान 0 के बराबर, गुणनखंड आपका यही खत्म हो जाता था। अब हम यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं, मूल निकाल रहे हैं। तो ये दोनों का गुणा 0 है, इसका मतलब है या तो ये 0 है या तो ये 0 है। तब x धन 2 बराबर 0 या x धन 3 बराबर 0। धन 2 को उधर भेज दीजिए तो ये बन गया ऋण 2, और धन 3 को उधर भेज दीजिए तो ये बन गया ऋण 3। तो इसका मतलब क्या है कि इस वर्ग समीकरण को हल करने पे जो हमें मूल प्राप्त हुए हैं वो x बराबर ऋण 2 या x बराबर ऋण 3 है। क्योंकि मैंने पहले ही कहा था 2 मूल प्राप्त होंगे, तो एक मूल आपका ऋण 2 है और एक मूल आपका ऋण 3 है। ये इस समीकरण का हल है और ये आपके दोनों मूल है। चलिए ठीक है, अब हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए ये तो ठीक है कि मध्य पद आपका आसानी से टूट गया तो हमने तोड़ के हल कर लिया, लेकिन कभी कभी ऐसी भी परिस्थिति आती है कि मध्य पद हमसे टूट नहीं पाता है। क्यों नहीं पाता या कैसा होता है वो सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, 2x का वर्ग ऋण 5x ऋण 6 इक्वल्स टू 0। अब चाहे मेथड हम कोई सा भी अपनाएं, हमारा पहला स्टेप सेम होगा। क्या स्टेप, कि दिए गए वर्ग समीकरण की तुलना मानक वर्ग समीकरण से करने पे। तो दिए गए वर्ग समीकरण की तुलना ax का वर्ग धन bx धन c बराबर 0 से करने पे। a बराबर 2, b बराबर ऋण 5 और c बराबर ऋण 6। तब देख लेते हैं
यहाँ A गुणित C देख लीजिए। पहले हम प्रयास करेंगे कि मध्य पद से तोड़ने के लिए, है ना। अगर मध्य पद से तोड़ के नहीं बन पाएगा तब हम दूसरी विधि का देखेंगे। और एक इम्पोर्टेंट चीज, एग्जाम में अगर विधि को पहले से स्पेसिफाई है तो ये कंपलसरी है कि आपको उसी विधि का प्रयोग करना है, और अगर विधि स्पेसिफाई नहीं है तो ये आपकी इच्छा है, आप किसी भी मेथड से बना सकते हो। A गुणित C मतलब 2 गुणित ऋण 6 अर्थात ऋण 12, और B का मान है ऋण 5। तो 12 का गुणनखंड निकाल के देखते हैं। 2 छक्के 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। तो ऋण 5 को ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पे ऋण 5 आए, लेकिन गुणा करने पे ऋण 12 आए। तो 2 दूनी 4 तिया 12, तो 12 का गुणनखंड क्या क्या हो सकता है? 2 गुणी 6 हो सकता है, 4 तिया 12 हो सकता है, और 12 एकम 12 हो सकता है। और कोई गुणनखंड तो आपको दिख नहीं रहा है। तो मैं 6 2 को अगर जोड़ दूं तो 8 आ जाएगा, 6 में से 2 घटा दूं तो 4 आएगा, 5 आने की कोई संभावना नहीं दिख रही। 4 3 को जोड़ो तो 7, 4 में से 3 घटाया तो 1 आएगा, कोई संभावना नहीं। 12 में से 1 घटाया तो 11, 12 और 1 को जोड़ा 13, मतलब मध्य पद इसमें आसानी से नहीं टूट रहा है। जब इस टाइप की कोई स्थिति होती है तो हम हल्की विधि को बदल जाएंगे और हम करेंगे श्रीधराचार्य सूत्र का प्रयोग। क्या होता है श्रीधराचार्य सूत्र? ये बोलता है कि अगर कोई वर्ग समीकरण है, तो हमको तो ये पता है कि अगर वर्ग समीकरण है तो उसके 2 मूल प्राप्त होंगे। तो 2 मूल मान लेते हैं कि पहला मूल अल्फा, दूसरा मूल बीटा। अल्फा या बीटा मानने का कारण फिर से वही, बहुपद में शून्य के लिए मानते थे, समीकरण में अल्फा और बीटा इसलिए मान रहे हैं कि 2 मूल होंगे, और ये आवश्यक नहीं कि दोनों मूल हमेशा समान हो। तो इसलिए अल्फा और बीटा, जो पहला मिलेगा हम उसको अल्फा मान लेंगे, जो दूसरा मिलेगा उसको बीटा। दोनों के लिए एक सूत्र लिखेंगे, ऋण बी धन ऋण। धन और ऋण इसलिए लिया है कि एक मूल के लिए धन और दूसरे मूल के लिए ऋण। करनी के अंदर b का वर्ग ऋण 4ac और पूरे के बटे में 2a। अगर आप ध्यान से देखोगे इस समीकरण सूत्र को, तो यहाँ पे a b c का इस्तेमाल हो रहा है, जो कि आपको पहले से पता है। प्रश्न में ही आपके पास a b c आपको मिलता है, तो बस उस मान को इसमें रखेंगे और हमको समीकरण के मूल प्राप्त हो जाएंगे। अगर सूत्र विधि बोला होता तो हम मध्य पद को तोड़ने का प्रयास ही नहीं करते, सीधा कर देते। लेकिन इसमें कोई विधि स्पेसिफाई नहीं था, और मैंने प्रयास किया कि मैं इसमें मध्य पद को तोड़ूं, लेकिन तोड़ने में बहुत प्रॉब्लम जा रही थी, नहीं टूट पा रहा था, और इसलिए हम सूत्र विधि को कर रहे। तो सूत्र विधि करने पे बस इसकी आवश्यकता नहीं है, बाकी तो जो चीजें ए बी सी वो हमारा एज इट इज रहेगा। तब सूत्र से सूत्र लिख लीजिए, अल्फा या बीटा बराबर ऋण बी धन ऋण, करनी के अंदर b का वर्ग ऋण 4ac पूरे के बटे में 2a। चलिए मान रख लेते हैं। b का मान क्या है? ऋण 5। ऋण पहले से है, b का मान हमने रखा ऋण 5। धन ऋण करनी में b, तो b का वर्ग मतलब ऋण 5 का वर्ग, ऋण 4, a का मान 2 और c का मान ऋण 6 पूरे के बटे में 2a, a का मान 2। हल कर देते हैं। ऋण और ऋण का गुणा धन, तो ये धन 5, धन ऋण को धन ऋण, ऋण 5 का वर्ग मतलब ऋण 5 गुणित ऋण 5, 5 25, ऋण और ऋण का गुणा धन, तो ये सीधा आ गया 25। 4 दूनी 8, 8 छक्के 48, ऋण और ऋण का गुणा धन, तो ये धन 48, और बटे में 2 दूनी 4। आगे हल कर लेते हैं, सरल करते जाएंगे, अपने आप अपने को हल मिलता जाएगा। तब 5 धन ऋण 48, 25 और 48 को जोड़ेंगे तो आपके पास आ गया 73, और बटे में आ गया 4। अब इसके आगे तो हल करना अपने को संभव नहीं दिख रहा, क्योंकि 73 का वर्गमूल तो निकल नहीं रहा है। दशमलव में निकलेगा लेकिन कोई जोड़ा बन के नहीं निकल पाएगा। तो इस कंडीशन में हम क्या कर लेते हैं, चलिए मान आपको यहीं पे मिल गया। तो एक बार हम धन चिन्ह लेंगे क्योंकि 2 मूल होंगे, और एक बार हम ऋण लेंगे, तो सीधा धन चिन्ह लेने पर तो क्या आएगा आपका? पहला मूल मान लेते हो अल्फा, तो 5 धन करनी 73 बटे 4, और दूसरा हम लेंगे ऋण चिन्ह लेने पर। जब ऋण लेंगे तो सब कुछ वही रहेगा, लेकिन ये जो धन ऋण ऑप्शन था उसमें से हमारे पास आएगा ऋण। तो ये हमारे 2 मूल हैं,
एक अल्फा बराबर 5 धन करनी 73/4 और एक 5 ऋण करनी 73/4। आंसर देके आपको समझ में आ गया होगा कि मध्य पद क्यों नहीं टूट रहा था, क्योंकि ये करनी वाला पद था। तो कुछ कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जिसे हम साधारण मध्य पद तोड़ के हल नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए हमारा जो सूत्र विधि होता है बहुत हेल्पफुल होता है। सूत्र विधि आपका माइनस बी प्लस माइनस करनी बी का वर्ग ऋण बटे ऋण 4ac पूरे के बटे में 2a है। समीकरण था, उसे तुलना करके एबीसी का मान निकाला। सूत्र विधि, शुरू में आपको सूत्र को याद करना पड़ेगा। जैसे जैसे आप आगे की प्रश्नावली हल करेंगे हम बी वर्ग माइनस 4ac का इतना ज्यादा प्रयोग करते हैं कि बिल्कुल आपके दिमाग में बैठ जाएगा, क्योंकि बाद में यही जाके विभेदक का टर्म बन जाता है। कैसे होगा उसका हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। मान को मैंने रखा है, उसका जितना सरल हो सकता है हमने सरल किया, धन ऋण जो भी कर सकते थे। करनी से 73 बाहर नहीं निकल सकता था, हल यही रुक गया था। जैसे यहाँ तक आके हल आपका आगे रुक जाता है तो एक बार धन चिन्ह लेते हैं और एक बार ऋण। धन लेने पे जो भी मूल प्राप्त होगा उसे हम पहला मूल अल्फा मान लेते हैं, जो दूसरा लेने पे जो प्राप्त होगा उसे हम बीटा मान लेते हैं। ये अल्फा बीटा जो है इस समीकरण के आपके 2 मूल है। तो सूत्र विधि और मध्य पद को तोड़कर आपको समझ में आया होगा कि किस प्रकार से समीकरण के मूल निकाल सकते हैं। नेक्स्ट मेथड होगा पूर्ण वर्ग विधि, जिसका उल्लेख हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।